हेलो हाय, आई एम डॉक्टर गीतांजलि पारेख और आज हम बात करेंगे मेडिसिन प्रोफेशन के बारे में। मेडिसिन या मेडिकल लाइन जैसे आप कहते हैं, एज सच मेडिकल लाइन तो बहुत बड़ी है एज सच। उसमें आपका डॉक्टर्स ही नहीं आते, स्टाफ नर्सेज ही नहीं आते, आपके फार्मासिस्ट भी आते हैं, हेल्थ वर्कर्स भी आते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस भी आते हैं। पर आज हम बात जो करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट द MBBS और द मेडिकोस और द फिजिशियन एज सच। तो ये जो मेडिकल लाइन है, ये मेडिसिन ब्रांच एज सच हम बात करें तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। एवरग्रीन ब्रांच इन द सेंस कि भाई कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार पड़ता ही पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बीमार नहीं पड़े लाइफ लॉन्ग। सिमिलरली इसको इफेक्ट नहीं होता कि भाई रिसेशन चल रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन्स जो हैं डिफरेंट मतलब आपकी कंट्री में या कहीं पे भी, वो अफेक्ट नहीं करते हैं इस लाइन को। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स उनका प्रोफेशन हाई चल रहा था, बाकी सारे प्रोफेशंस बंद हो गए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, बट इट वाज द मेडिकल प्रोफेशंस दैट वाज गोइंग ऑन स्टिल। आज की भी डेट में आप देख लीजिए, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स वहाँ पे आपके बाकी सारे प्रोफेशंस हैं उनको बंद सा कर दिया है, मोर और लेस दे हैव बीन आस्क्ड टू क्लोज डाउन, लॉकडाउन हो रहा है, बट द मेडिकल प्रोफेशंस दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। तो फर्स्ट थिंग, इट्स एन एवरग्रीन ब्रांच। दूसरी बात ये है, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। क्यों रिस्पेक्ट मिलती है उसकी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, रीज़न बीइंग दे मेडिकोस दे हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिजीजेस, या तो वो प्रिवेंशन के फॉर्म में हो या ट्रीटमेंट के फॉर्म में, जिससे लोग बाग उन्हें गॉड्स की तरह करती हैं। इवन ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम ऑल्सो उनका सबसे ज़्यादा जो वो है हेल्थ वर्कर्स वगैरह में, इट इज़ द मेडिकोस, जिनको हम वॉरियर्स भी कहते हैं, वॉरियर्स ऑफ कोरोना। हेल्थ वर्कर्स दे आर डेफिनेटली ऑल्सो दे आर वॉरियर्स, बट इनका स्टेटस काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर आप हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हैं, अगर आप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। तो इसमें आपका जो है एडवांसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी बात में है आपका इनकम जो सैलरी है वो भी बहुत। एक स्टडी हुई थी इंडिया में जिसमें ये देखा गया कि हर एक 10,000 लोगों पे सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं। तो देख लीजिए कितना कमी है डॉक्टरों की, कि मतलब 10,000 लोगों पे सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं। तो अब पहली बात तो ये है, इट्स जो मेडिकल प्रोफेशन है ये सिर्फ एवरग्रीन ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ रिस्पेक्टफुल ही नहीं है, लुक्रेटिव ही नहीं है। लुक्रेटिव मतलब मनी बहुत नहीं आता, बट इट इज़ वेरी मच इन डिमांड। पीपल रियली वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ डॉक्टर्स, एटलीस्ट इंडिया नीड। डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास MBBS की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये आज सच 2 डिग्रीज नहीं है, ये एक डिग्री है, और ये एक 5.5 साल की डिग्री है, जिसमें आपके 4.5 साल आपके क्लासरूम स्टडीज़ होती हैं, और 1 साल का आपको इंटर्नशिप, रोटेटिंग इंटर्नशिप है वो करना होता है। ये जो 4.5 साल हैं आपके, ये डिवाइडेड होते हैं 3 क्रॉप्स में, या प्रोफेशंस बोल दीजिए आप। तो मतलब आपका जो, जैसे आपका बाकी ग्रेजुएट्स में ग्रेजुएशन, ये भी एक ग्रेजुएट कोर्स ही है, बाकी ग्रेजुएशन में 1 ईयर आपका होता है, 1 ईयर के बराबर ही होता है। यहाँ पे आपका जो एक क्रॉप है वो 1.5 साल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने क्लासरूम जो फर्स्ट में तो आपको स्टडीज़ वगैरह करवाएंगे डिफरेंट, जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, और ये चीज़ें होती है। लास्ट का जो प्रोफेशनल्स होता है, इसमें आपको क्लिनिकल केसेस वगैरह देखने बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, ये किस तरह से आपको ट्रीट करना है। और जो आपका जो उसके बाद में जो आपकी इंटर्नशिप होती है, रोटेशनल इंटर्नशिप होती है, वो आपने जो भी जिस भी हॉस्पिटल से आप कर रहे हैं, उसमें आपको डिफरेंट विंग्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको भेज दिया जाता है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखा जाए कि इसमें MBBS के आपने सोच तो लिया है, कर लिया, अब कैसे करना है। तो MBBS करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होने चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। दैट मीन्स आपने आफ्टर 10th जो है आपने साइंस स्ट्रीम में जाना है, साइंस मेडिकल स्ट्रीम में, और आपने ऑप्ट करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर MBBS। MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक आपका नेशनल
नेशनल लेवल पे होते हैं कुछ एग्ज़ाम्स, और कुछ आपके होते हैं डिफरेंट स्टेट लेवल्स पे। स्टेट लेवल्स के एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनमें कुछ डोमिसाइल्स का भी इफेक्ट होता है कि भाई कुछ कंडीशंस वगैरह होते हैं, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट यू आर रिसाइडिंग इन। अदरवाइज जो बाकी जो नेशनल लेवल के जो हैं दैट इज़ ओपन, 15% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं फॉर द नेशनल लेवल। जो आपका नीट का एग्जामिनेशन है वो इसी बेसिस। जो नीट का जो एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा अच्छे से होल्ड होना चाहिए, पूरे अच्छे से आना चाहिए। इट कवर्स बोथ 11th एंड 12th सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं, 45 ईच, मतलब फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 एंड 45 आपके बॉटनी के, और 45 आपके होने चाहिए फॉर द जोलॉजी। ठीक है, तो इट इज़ अ 3 hours ड्यूरेशन पेपर, तो मतलब 180 क्वेश्चंस इन 3 hours ड्यूरेशन यू हैव टू ऑप्ट। अगर आप इसका करेक्ट करते हैं, द करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं आपका, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप उस पर गलत होता है, स्कोर होता है, गलत कर देते हैं आप अपने एग्ज़ाम्स आंसर को, तो आपका -1 मार्क डिडक्ट होता है। अगर आप उस आंसर को कोई अटैम्प्ट नहीं करते वगैरह, देन देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग इन नीट। बहुत सारे और भी हैं स्टेट लेवल्स के एंट्रेंसेस वगैरह, उनमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो बी मेक श्योर कि आप पूरे कॉन्फिडेंट होना चाहिए तभी आप उसको अटैम्प्ट करो। ठीक है, और ये जो है आपका मल्टीपल टाइप जो होते हैं, MCQ टाइप्स आपके क्वेश्चंस के अवेलेबल होते हैं। पर ये देखिए कि इसमें लाखों के लोग बाग बैठते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। और डेफिनेटली इसका स्कोप ये अच्छा है कि भाई आप कहीं पे भी जैसे हैं, जिस भी स्टेट में या कहीं पे भी आप जो बेटर सोचते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनके बारे में मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है। उनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन, जैसे आपका एम्स हो गया, PJ चंडीगढ़ है वगैरह। ठीक है, तो दे आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो, और जिधर उधर मतलब उनकी वैल्यू होती है कि भाई हाँ भाई आप उधर से कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि MBBS करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको पर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, वो आप एक मेडिकल्स को रखते हैं रिसर्च वर्क करने के लिए वगैरह, आप उधर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो आर्मीज़ हैं, एयरफोर्स हैं, इसमें आप वर्क कर सकते हैं, रेलवेज़ में वर्क कर सकते हैं, एयरलाइंस में वर्क कर सकते हैं। राइट, तो दे डिफरेंट, आप अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, उधर वर्क कर सकते हैं। तो आज सच देयर इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी अच्छे से आप वर्क कर सकते हैं। और रिगार्डिंग द रेमोरेशन कि भाई आपका मनी कितना मिलता है, तो ये जो मनी है आप कहाँ किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, प्राइवेट में भी ऑर्डिनरली है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी NGO में वर्क कर रहे हैं, आपका लोकेशन कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने स्किलफुल हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने नंबर ऑफ़ आवर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दे सकते हो, वर्क कर सकते हो वहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सैलरी ड्रॉ करोगे। बट आज सच जो मैंने अपने पर्सनल उसमें के अकॉर्डिंगली जो आपके जो जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इंटर्नशिप में आपको बिटवीन 11,000 मतलब अराउंड 11,000 आपको दे देते हैं। और जब आप GR मतलब ऐसे वर्क करते हो, जूनियर रेजिडेंट वर्क करते हो, आफ्टर MBBS आप वर्क, तो अराउंड 80,000 आपकी सैलरी होती है। और उसके बाद में जब आप सीनियर रेजिडेंट आकर सीनियर रेजिडेंट वर्क करते हो, तो लाख के करीब तो हो ही जाती है। तो मतलब सोच लीजिए दिस इज़ द इनिशियल स्टेजेस, तो फिर आपका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है कितना अच्छा है, बढ़िया है, आप कितना कर सकते हैं। पर इसके कुछ प्रोफेशंस के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। प्रोज तो यही है, पॉजिटिव पॉइंट्स यही है कि इसमें आपका नेम बहुत होता है, फेम बहुत होता है, मनी बहुत अच्छे से आ रहा है वगैरह, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है वगैरह। ठीक है, बट कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इसमें आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क करना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स मतलब आपका ये नहीं, आपका खुद का टाइम नहीं है, इसमें आपका शिफ्ट्स में वर्क करते हो। ठीक है, तो सपोज़ करो कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, या कहीं पर कुछ भी कोई भी फेस्टिवल ओकेशन वगैरह है, और आप घर पे हो और कोई इमरजेंसी आ गई है, तो यू हैव टू गो एंड अटेंड दैट थिंग। तो आपकी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल नहीं रहती है जितने कि आप बाकी लोकेशन वगैरह में करते हो। बट डेफिनेटली अगर आप
लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, ठीक है, यू आर एन हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है एंड वन शुड एक्चुअली ट्राई फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।